और मुझे आधे हिस्से में संतुष्ट होना पड़ेगा। और जब ये धन खत्म हो जाएगा तब फिर से कुछ काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये सारा धन मुझे मिल जाएगा तो मैं आगे कई महीने आराम से काट सकता हूँ। हरिया के मन में ये दुष्ट विचार आता है और किशन, कब से तुमने ये मोहरों की पोटली पकड़ रखी है? अब कुछ देर के लिए मुझे दे दो, भारी होगी ना, कुछ देर मैं पकड़ लेता हूँ। किशन और हरिया बचपन के दोस्त थे। किशन बहुत काम करता था, मेहनत करके पैसे कमाता था, लेकिन हरिया बहुत आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन हरिया, बहुत दिन हो गए, कोई काम नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद खाने पीने की नौबत हो जाएगी। अरे अभी से क्यों इतना सोच रहे हो? तब की तब देखेंगे। नहीं हरिया, मुझे लगता है कि अब हमें काम की तलाश में गांव से दूर नगर में जाना चाहिए। वहां जाकर कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। हरिया का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन किशन के बहुत जोर देने के बाद हरिया उसके साथ चला जाता है। दोनों अपने गांव से अब बहुत दूर आ जाते हैं। रास्ते से जा रहे थे कि तभी उन्हें एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। उस बुढ़े आदमी के पास एक बड़ी टोकरी थी और उसमें अलग अलग प्रकार के फल रखे हुए थे। वो बुढ़ा आदमी बहुत थका हुआ लग रहा था। उसे देखकर बाबा, क्या हुआ? आप ठीक है ना? क्या बताऊं बेटा, अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मुझे ये फल नगर में जाकर बेचने हैं, लेकिन मैं इतना थक गया हूँ कि ये भारी टोकरी उठाकर वहां तक नहीं जा सकता। मैं यहाँ बैठकर राह देख रहा हूँ कि कोई यहीं आकर फल खरीद ले तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर किशन कुछ सोचने लगता है। अरे क्या हुआ किशन, इतना क्या सोच रहे हो? तुम कह रहे थे ना, तब की तब सोचेंगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने उचित समय पर यहाँ आए हैं। मतलब? बूढ़े बाबा के ये सब फल हम खरीद लेते हैं। अरे लेकिन इतने फल लेकर क्या करेंगे? हम दोनों कहाँ खा पाएंगे इतने फल? अरे ये फल हमें नहीं खाने हैं। रुको, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर बाबा, ये फल मैं खरीद लेता हूँ। आप इस पूरी टोकरी को कितनी कीमत में बेचेंगे? बेटा, इस टोकरी में जितने फल, उन सब की कीमत 100 मोहरे हैं। ठीक है बाबा, ये लीजिए 100 मोहरे। किशन वो फलों की टोकरी उठा लेता है और नगर की तरफ चलने लगता है। अरे किशन, बताओ तो क्या करने वाले हो तुम? ये इतने फल क्यों ले लिए तुमने? अरे दोस्त, ये फल मैंने 100 मोहरे देकर खरीद लिए हैं। अब हम इन फलों को नगर में जाकर ज्यादा कीमत में बेचेंगे। दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी एक बंदर किशन के सामने आता है। किशन कुछ पके हुए फल उस बंदर को खाने के लिए देता है। फिर आगे नगर में जाकर किशन ने उन्हें फलों को 300 मोहरे में बेच देते हैं। उन्हें 200 मोहरे मुनाफे में मिलती है। दोनों अपने गांव की ओर लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में अरे वाह किशन, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ मेहनत करते हो, लेकिन आज तो तुमने अपनी बुद्धि का ऐसा उपयोग किया है कि सीधे हमें 2 गुना मुनाफा हो गया। हाँ हरिया, मैंने तो सोचा था कि नगर में जाकर हम मेहनत से धन कमाएंगे, लेकिन हमारा भाग्य कितना उज्जवल है। देखो कि हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमें इतना मुनाफा हो गया। हाँ किशन, तुम सही कह रहे हो। अब मुझे भी मेहनत की कीमत समझ आई है दोस्त। अच्छी बात है, हम गांव जाकर इस धन को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। दोनों जंगल के रास्ते से अपने गांव को लौटने लगते हैं। एक खाई की तरफ से जाते हुए हरिया के मन में लालच पैदा हो जाता है और हरिया मन में सोचता है, अगर हम गांव पहुंच जाएंगे तो किशन इस धन का आधा हिस्सा लेकर चला जाएगा
और मुझे आधे हिस्से में संतुष्ट होना पड़ेगा। और जब ये धन खत्म हो जाएगा तब फिर से कुछ काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये सारा धन मुझे मिल जाएगा तो मैं आगे कई महीने आराम से काट सकता हूँ। हरिया के मन में ये दुष्ट विचार आता है और किशन, कब से तुमने ये मोहरों की पोटली पकड़ रखी है? अब कुछ देर के लिए मुझे दे दो, भारी होगी ना, कुछ देर मैं पकड़ लेता हूँ। जाते हुए भी तुमने इतनी बड़ी टोकरी पकड़ी थी, तुम्हारे हाथों में दर्द हो जाएगा। किशन ठीक है कहकर हरिया को मोहरों की टोकरी देता है और मौका देखकर हरिया किशन को खाई में धक्का देकर नीचे गिरा देता है। हरिया सारा धन लेकर अपने गांव लौटता है। कुछ दिनों के बाद राजा के महल में महाराज, कुछ गांव वाले आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें अपनी समस्या आपको बतानी है। अवश्य, उन्हें भेजिए। महाराज की जय हो। महाराज, हम सब किसान हैं, फसल, सब्जी और फलों की खेती करते हैं। आप सबकी समस्या क्या है? महाराज, इस साल बहुत अच्छी वर्षा हुई है, हम सबकी अच्छी फसल हुई है। फसल को रखने की तो हम सबके पास पर्याप्त जगह है, परंतु महाराज, फलों को रखने की हमारे पास कोई जगह नहीं है। हम सबके पास अपने अपने बगीचे हैं, इसलिए हम किसी और को वो फल नहीं बेच सकते। हमने बहुत से साधु और तपस्वियों को तथा गरीब निर्धन लोगों को भी फल बांट दिए, फिर भी बहुत सारे फल अभी भी बचे हैं और कई फल अभी पके नहीं हैं। जब वो पक जाएंगे तब वो भी गल जाएंगे। महाराज, हम सब बहुत श्रम से अपने बगीचे में फल उगाते हैं, यदि वो ऐसे ही गल गए तो हमारे श्रम का कोई मोल नहीं रहेगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यदि फल इतने गल गए तो तुम सबके श्रम बेकार हो जाएंगे। अब क्या किया जाए? महाराज, हमारे राज्य में तो नहीं, परंतु हम किसी और राज्य में ये फल बेचने की व्यवस्था करें तो इन सभी श्रमिकों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल जाएगा और फल भी खराब नहीं होंगे। आप उचित कह रहे हैं मंत्री जी, परंतु हमने कभी ऐसा फलों का व्यापार नहीं किया है, इसलिए हमें नहीं पता कि इन फलों को कितनी कीमत में बेचना चाहिए। मंत्री जी, आप राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति की खोज कीजिए जो इन फलों को उचित दाम में बेच सके और इन श्रमिकों के श्रम का उचित मूल्य उन्हें दिलवा सके। जी महाराज, मैं शीघ्र ही ऐसे व्यक्ति की खोज करता हूँ। मंत्री पूरे राज्य में घूमकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं जो एक व्यापारी की तरह फलों को बेचकर आ सके। मंत्री कुछ लोगों से पूछते हैं, तब उन्हें हरिया के बारे में पता चलता है। लोग उन्हें बताते हैं कि हरिया कुछ दिनों पहले नगर में जाकर भारी मुनाफे के साथ फल बेच कर आया था। मंत्री हरिया को राजमहल बुला लेते हैं और हरिया, हमें पता चला है कि तुमने कुछ दिनों पहले नगर में जाकर भारी मुनाफे के साथ बहुत धन कमाया है। जी हाँ महाराज। तो आज तुम्हें फिर हमारे लिए एक कार्य करना है। राजा हरिया को फलों को बेचने की सब बात बता देते हैं। हरिया उन्हें ना नहीं कह पाता और सभी गांव वाले एक बड़ी बैलगाड़ी पर सबके फल टोकरियां में भरकर हरिया के घर पहुंचा देते हैं। उस फलों से भरी बैलगाड़ी को देखकर हरिया को चिंता होने लगती है। अरे ये क्या, इतने सारे फल! महाराज ने तो मुझे फंसा ही दिया। अब उन्हें कैसे बताऊं कि उस समय किशन की वजह से हमें मुनाफा हुआ था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। अब क्या करूं? 3 दिनों तक हरिया फलों को ऐसे ही रखता है और चौथे दिन जैसे तैसे बैलगाड़ी लेकर फल बेचने के लिए चला जाता है। उन फलों में बहुत से फल ज्यादा पककर गल गए थे। हरिया गांव से दूर जाकर उन फलों को फेंक देता है। तभी उसे दाढ़ी मूछें बढ़ाया हुआ एक आदमी मिलता है। वो आदमी हरिया से बचे हुए फल खरीद लेता है और उसे कुछ मोहरे देकर खुद आगे चला जाता है। हरिया वापस आकर राजा को सब मोहरे दे देता है।
राजा उन मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और सभी श्रमिकों में बांट देता है। 2 दिनों के बाद राजा को गुप्तचर से पता चलता है कि उस दूसरे आदमी ने उन फलों को चौगुनी कीमत पर दूसरे राज्य में जाकर बेच दिया है। राजा फिर हरिया को बुलाते हैं। हरिया, तुमने उन फलों को दूसरे राज्य में जाकर बेचा था? हाँ हाँ महाराज, क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? झूठ मत बोलो हरिया, मेरे गुप्तचर ने सब सच सच बता दिया है कि तुमने रास्ते में ही एक आदमी को वो फल बेचे थे। तुम तो हमारे राज्य पार करके गए ही नहीं। मैंने उस आदमी को भी यहाँ बुलाया है जिसे तुमने फल बेचे थे। वे आदमी भी आ जाता है। तब बताइए, आपने इतने ज्यादा मुनाफे के साथ हमारे फल कैसे बेच दिए? महाराज, आपके इस हरिया के पास जो फल थे उनमें फल ज्यादा पक चुके थे। उन ज्यादा पके हुए फलों के कारण जो फल अभी कच्चे थे वो भी खराब होने का भय था। मैंने हरिया से सभी फल एक ही दाम में खरीद लिए और बाद में उन सभी फलों का वर्गीकरण किया। जो फल ज्यादा पके हुए थे वो एक टोकरी में रख दिए, जो फल पकने लायक थे उन्हें भी अलग रख दिया और जो फल अभी पकने के लिए समय था सबको अलग रख दिया। इससे क्या हुआ? महाराज, ज्यादा पके हुए फल जो एक दिन में खराब होने वाले थे कम दामों में बेचा। जो फल 2-3 दिन तक खा सकते हैं ऐसे फलों को मैंने थोड़ा ज्यादा दाम में बेचा और जो फल पकने में 1 सप्ताह लगने वाला था उन्हें मैंने सबसे ज्यादा कीमत में बेचा। इसी कारण से मुझे ज्यादा मुनाफा हुआ। अरे वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान प्रतीत होते हो हरिया। यदि तुम भी अपनी बुद्धि का उपयोग करते तो हमें भी इतना मुनाफा होता। ये अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करता महाराज? ये तो अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों के साथ छल करने के लिए करता है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तब किशन अपनी नकली दाढ़ी मूछें निकालता है। उसे अपने सामने जीवित खड़ा देखकर हरिया चौंक जाता है। तुम जिंदा हो? हाँ, तुमने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी, परंतु मेरे प्रिय मित्र ने मेरी जान बचाई। उसने मुझे खाई में गिरने से बचाया और मेरी जान बच गई। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बचपन का दोस्त मेरे साथ इतना बड़ा छल करेगा। फिर किशन राजा को सारी बात बता देता है। हरिया का ये रूप देखकर राजा भी क्रोधित हो जाता है। इतना बड़ा छल! परंतु किशन, तुम नीचे गिर गए थे तो बच कैसे गए? महाराज, मैंने जब उस बूढ़े बाबा से फल लिए थे तब एक भूखा बंदर मेरे पास आया था। मैंने उसे कुछ फल खाने के लिए दिए थे। ये हरिया एक मनुष्य होकर भी अपनी मित्रता भूल गया और इसने अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ छल किया। परंतु उस बंदर ने जब मुझे खाई में गिरते हुए देखा तब उसने अपनी पूंछ से मुझे पकड़ लिया और खाई में गिरने से बचा लिया। नहीं 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 महाराज, ये झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप उस बंदर से भी पूछ सकते हैं। वो बंदर हमारी भाषा में बोलना जानता है। तभी बंदर वहाँ आता है। किशन सत्य कह रहा है महाराज। जब ये खाई में गिर रहा था तब मैंने अपनी पूंछ से इसे पकड़ लिया। जब मैं भूखा था तब किशन ने मुझे फल खिलाकर मेरी भूख मिटाई थी। उसके उपकारों का कर्ज मुझे चुकाना ही था। बंदर की बात सुनकर राजा को किशन की बात पर विश्वास हो जाता है। मंत्री जी, इस दुष्ट छल करने वाले हरिया को किशन की हत्या करने के अपराध में बंदी बनाकर कारागार में डाल दीजिए। किशन, तुमने हमारे राज्य के श्रमिकों के श्रम का उचित मूल्य लगाया है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आज के बाद तुम हमारे राज्य के अनाज और बाकी सब वस्तुओं का व्यापार करके उनका और हमारे राज्य का लाभ करने में सहायता करो। तुम्हें मैं राज्य का अर्थ मंत्री घोषित करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। और ये लीजिए, ये वही धन है जो मैंने इन श्रमिकों के फल बेचकर प्राप्त किया है। इस पर
मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप इसे इन लोगों को बांट दीजिए। किशन का सरल स्वभाव देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। उस दिन के बाद किशन अर्धमंत्री बनकर व्यापार का भार संभालने लगता है। कार्य से खुश होकर राजा उसे उसके काम का अच्छा मूल्य देने लगते हैं। साथ ही उसे रहने के लिए एक महल भी देते हैं। किशन के कारण राज्य में व्यापार की नई परिसीमा तैयार हो जाती है और राज्य का अच्छी उन्नति होने लगती है।